आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। लोकसभा ने शिनाख्त से मुताल्लिक फौजदारी तरीक़ाकार बिल 2022 को मंजूरी दे दी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इसके बेजा इस्तेमाल के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को आज 6 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 1,33,000 से ज्यादा मुतल्लिका अफराद के लिए 30,160 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कर्जे मंजूर किए गए। पाकिस्तान के सुबुकदोश होने वाले वजीर आजम इमरान खान ने निगरां वजीर आजम के ओहदे के लिए साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ किया है। श्रीलंका की अपोजिशन ने इत्तेहाद की सरकार के लिए सदर गोटाबाया राजपक्सा की पेशकश मुस्तरद कर दी है। एचडीएफसी बैंक के साथ एचडीएफसी लिमिटेड के जम होने से मुल्क में तीसरी सबसे बड़ी मालियत की कंपनी बन जाएगी। सरकार ने मतलूबा इजाजत, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए एक ही मुकाम पर मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करने की खातिर ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का आगाज किया है। खेलों की वजारत दौलत मुश्तरका और एशियाई खेलों के लिए खिलाड़ियों की तरबियत और साजो सामान पर 190 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ में सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने शिनाख्त से मुताल्लिक फौजदारी तरीक़ाकार बिल 2022 को मंजूरी दे दी है। इस बिल में फौजदारी मामलात की तहकीकात और शिनाख्त के मकसद से कसूरवार अफराद और दीगर लोगों की पैमाइश वगैरह का इख्तियार देने और रिकॉर्ड्स महफूज रखने की गुंजाइश है। इसमें उन अफराद की पहचान से मुंसलिक मुनासिब इक़दामात को कानूनी मंजूरी देने का बंदोबस्त है जिनमें उंगलियों के निशान, हाथ की छाप और पांव के निशान, फोटोग्राफ, आंख की पुतली और रेटिना का रिकॉर्ड, जिस्मानी हयातियाती नमूने और उनका तज्जिया वगैरह शामिल है। इससे जराइम की छानबीन ज्यादा मौसर तरीके से और जल्द की जा सकेगी। मज़कूरा बिल में पुलिस या जेल के अफसर को ऐसे किसी भी शख्स की पैमाइश लेने का इख्तियार दिया गया है जो पैमाइश देने से इनकार करे या मज़ाहमत करे। बिल पर बहस का जवाब देते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मज़कूरा बिल लाने का वाहिद मकसद जराइम कम करने के साथ साथ मुल्क में कसूरवार अफराद को तेजी के साथ सजा दिलवाना है। इसके साथ साथ हमने ये सारे प्रयासों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हमने एक सिस्टम इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS भी लाए और उसके माध्यम से सारे इनिशिएटिव को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। और ICJS में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, एनालिटिकल टूल, फिंगरप्रिंट सिस्टम और पुलिस स्टेशन तक ये सारी सिस्टम का उपयोग होकर एनालिसिस होकर हर थाने में कौन सा अपराध ज्यादा है, हर थाने के अफसर की किस अपराध की नाबूदी में दक्षता होनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, हर जिले में किस प्रकार के अपराधों को रोकने की व्यवस्था करने की जरूरत है, ये सारा यहाँ से राज्यों को मान्य दर्जी जाने वाला है। जनाब अमित शाह ने कहा कि शिनाख्त से मुताल्लिक फौजदारी तरीक़ाकार बिल कानून की पासदारी करने वाले करोड़ों शहरियों के इंसानी हकूक़ का दिफा करने का रोल अदा करेगा। मानो कहीं पर भी बलात्कार हो गया और कोई सैंपल डीएनए सैंपल मिला तो उसको वो यहाँ भेज देगा चंडीगढ़ के यौन अपराधियों के सेंटर पर, वो मैच कर भेज देगा कि इसने किया है। उसको सारों का डेटा नहीं देना है और इसके रूल्स भी बनेंगे, उसकी ऑपरेशन की सिस्टम भी बनेगी। इसमें देश से सबसे अच्छे फॉरेंसिक साइंस और इस क्षेत्र के एक्सपर्ट को रखकर हम इसका उपयोग सीमित करने वाले हैं। किसी कानून के लिए आशंका खड़ा कर देना, मान्य देखिए मैं इससे सहमत नहीं। मैं आज भी कहता हूं कि पोटा देश हित का कानून था, एपीसमेंट में इसको रद्द किया गया। मुझे कोई संकोच नहीं है बोलने में। हम राजनीति में देश को सुरक्षित करने के लिए आए। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को आज 6 साल मुकम्मल हो रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 1,33,995 से ज्यादा मुतल्लिका अफराद के खातों के लिए स्कीम के आगाज के बाद से 30,160 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम 5 अप्रैल 2016 को शुरू की थी। मज़कूरा स्कीम का मकसद मैन्युफैक्चरिंग, खिदमात या कारोबार के शोबे में एक ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज कायम करने के लिए कर्ज लेने वाले दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त कबीलों और खवातीन को कर्ज लेने में सहूलत मुहैया करना है। एक रिपोर्ट।
اسٹینڈ اپ انڈیا اسکیم نچلی سطح پر چھوٹی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے شروع کی گئی تھی، جس میں معاشی طور پر بااختیار بنانے اور نوکری پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ اسٹینڈ اپ انڈیا اسکیم کا مقصد درج فہرست ذات، درج فہرست قبائل کے کم از کم ایک فرد کو 10 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان قرضوں کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ نیز فی بینک شاخ ایک خاتون قرض خواہ کو بھی یہ سہولت فراہم کرنا شامل ہے۔ سال 2019-20 میں اسٹینڈ اپ انڈیا اسکیم میں 2025 تک کی توسیع کر دی گئی تھی۔ جیسا کہ بھارت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، توقع کی جا رہی ہے کہ چھوٹے کاروبار کی صلاحیت رکھنے والوں کی بڑی تعداد، خصوصاً خواتین اور درج فہرست ذات و درج فہرست قبائل کی خواہشات اور توقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ آکاشوانی دلی سے خبرنامے کے لیے سپرنا سیکیا کی رپورٹ۔ پاکستان میں سبکدوش ہونے والے وزیراعظم عمران خان نے نگراں وزیراعظم کے عہدے کے لیے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کو نامزد کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے سرکردہ لیڈر فواد چودھری نے بتایا کہ پارٹی کی کور کمیٹی سے منظوری ملنے کے بعد جناب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے پاکستان کے صدر عارف الوی نے عمران خان اور اپوزیشن کے لیڈر شہباز شریف کو مراسلے بھیجے تھے، جس میں نگراں وزیراعظم کے تقرر کے لیے تجویزیں طلب کی گئی تھیں۔ پاکستان کے صدر عارف الوی کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق نگراں وزیراعظم کا تقرر ہونے تک عمران خان وزیراعظم کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ ادھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے فیصلے سے متعلق کیس کی سماعت آج تک کے لیے ملتوی کر دی۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے یہ الزام لگاتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک نامنظور کر دی تھی کہ یہ غیر ملکی طاقت کے ایما پر لائی گئی ہے۔ سری لنکا میں اپوزیشن نے اتحاد کی سرکار تشکیل دینے کی خاطر صدر گوٹابایا راجپکسا کی پیشکش مسترد کر دی ہے اور ملک میں غذائی اشیاء، ایندھن اور دواؤں کی قلت کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ان کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر سری لنکا میں اب تک کی بدترین اقتصادی بحران اور صدر کی قیادت میں بڑھتی ہوئی بے اعتمادی کے تناظر میں پورے ملک میں سرکار کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے سری لنکا کے صدر کے دفتر نے کہا کہ جناب گوٹابایا راجپکسا نے موجودہ بحران کا حل تلاش کرنے کی خاطر پارلیمنٹ میں نمائندگی کرنے والی سبھی سیاسی پارٹیوں کو مدعو کیا ہے کہ وہ مل کر آگے آئیں اور وزارتی عہدے قبول کریں۔ کابینہ کے سبھی 26 وزیروں نے اتوار کو اپنا استعفی پیش کر دیا تھا۔ اس سے قبل ہزاروں لوگ پورے ملک میں نافذ ایمرجنسی اور کرفیو کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سرکار کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کو آج اپنے دورے کے دوسرے دن نیدرلینڈز کی شاہ اور ملکہ کی جانب سے باقاعدہ استقبالیہ دیا جائے گا۔ جناب کووند ایک عالمی ورثے کے مقام ایمسٹرڈم کینل بھی جائیں گے۔ دورے پر گئے صدر کے اعزاز میں ایک سرکاری دعوت کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ HDFC بینک کے ساتھ HDFC لمیٹڈ کے ضم ہونے سے ملک میں تیسری سب سے بڑی مالیت کی کمپنی بن جائے گی۔ اس انضمام کے ذریعے HDFC لمیٹڈ HDFC بینک میں 41% حصہ داری حاصل کرے گی۔ HDFC لمیٹڈ کے چیئرمین دیپک پاریکھ نے اسے برابری کا انضمام قرار دیا ہے۔ جناب پاریکھ نے کہا کہ اس اقدام سے صارفین کے دائرے کو وسعت دینے اور مکانات کے لیے قرضے دینے کے زمرے میں پروڈکٹ پورٹ فولیو تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کل نئی دلی میں براڈ کاسٹ سیوا پورٹل کا آغاز کیا۔ یہ پورٹل شراکت داروں کے لیے درکار اجازت، اندراج اور لائسنسوں کی درخواستوں کے لیے ایک واحد سہولت فراہم کرے گا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب ٹھاکر نے کہا کہ حکومت نے نظام میں شفافیت لانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے اور اسے زیادہ جواب دہ بنایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ براڈ کاسٹ سیوا پورٹل درخواستوں میں لگنے والے زیادہ وقت کو کم کر سکے گا اور ساتھ ہی ساتھ درخواست دہندگان کو یہ معلوم ہو سکے گا کہ اب تک کتنی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس پورٹل کے مادھیم سے جو ایپلیکینٹ ہوگا جب اس نے ایپلیکیشن درج کی تو اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ ایپلیکیشن کیسے موو کر رہی ہے اور بغیر کسی سسٹم میں کسی کو پکڑ کر کام کرانے کی بجائے یہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ایک ہوگا اور جو پورٹل پر اس کا کام ہوگا وہ اپنے آپ میں بہت بڑی پاردرشتا لائے گا اور سسٹم کو جواب دہ بھی طے کرے گا اور مجھے پورن وشواس ہے اس سے ہماری کشمتا بھی بڑھے گی اور اوور آل ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بھی ہم آگے بڑھنے کا کام کریں گے۔
वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबू जगजीवन राम को आज उनकी जयंती पर खिराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत तहरीक आज़ादी के दौरान और आज़ादी के बाद उनकी नुमाया खिदमात को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम को उनके इंतजामी हुनर और गरीबों के तई उनकी तशवीश के लिए वसी तौर पर सराहा गया था। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का बहरी शोबा नई बुलंदियों पर पहुंच गया है और तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा किया है। कौमी बहरी दिन के मौके पर एक पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल में उनकी सरकार ने बंदरगाहों को फौक़ियत देते हुए तरक्की पर तवज्जो मरकूज की है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज फाल्गुनी शाह को ग्रैमीज में बेहतरीन चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम के लिए अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने उन्हें मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि पंजाब, जनूबी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन तक शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। हमने इस बारे में महकमा मौसमियात के तर्जुमान R.K. जैनामनी से बात की। Daily temperature has fallen by 1 to 2 degrees. So now it is 39 to 40 degrees. But chances of heat wave are there because there will be no rain for next 5 to 7 days. Other parts of India, it will continue to experience high temperature, particularly Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat. And also the new area, Bihar, Jharkhand, they have a temperature like Patna, Gaya, then Daltonganj, all are in 41 to 44 degrees. Uttar Pradesh also experiencing severe heat wave. खेलों की वजारत आइंदा दौलत मुश्तरका और एशियाई गेम्स 2022 के लिए एथलीट्स की तरबियत और खेलों के साजो सामान पर 190 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वजारत ने 33 मुख्तलिफ खेलों के लिए तरबियत और मुकाबलों के सालाना कैलेंडर को हतमी शक्ल दे दी है और मुख्तलिफ कौमी खेल फेडरेशनों के लिए इमदाद के तौर पर 2022-23 के माली साल के वास्ते 259 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की है। इस बजट पर फैसला 2022-23 के लिए 33 कौमी खेल फेडरेशनों के मुजवजा मुकाबले और तरबियती कैलेंडर पर उनके साथ तफसीली तबादला ख्याल की बुनियाद पर किया गया है। मुल्क में देही इलाकों के 48% से ज्यादा घरों में पाइप के जरिए पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है। राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में जल शक्ति महकमे के वजीर ममलिकत प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मुल्क में देही इलाकों के 19 करोड़ 32 लाख घरों में से 9 करोड़ 35 लाख घरों में पाइप के जरिए पानी पहुंच रहा है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में लखनऊ में सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से हरा दिया। हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स से बल्लेबाजी करने को कहा और उसने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के ज्यादातर अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाया किया है। मुल्क में मुस्तहकम अमन ओमान की बहाली तभी मुमकिन है जब जुर्म में सजा के सबूत मजबूत हों। अमित शाह। इस खबर पर रोजनामा मिलाप के साथ तकरीबन सभी अखबारों ने तवज्जो मरकूज की है। वज़ीर दाखिला ने फौजदारी तरीक़ेकार शनाख्त बिल 2022 को लोकसभा में गौर और मंजूरी के लिए रखते हुए ये बात कही। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जिस खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है उसका उन्वान है बिहार कानून साज काउंसिल की 24 सीटों के लिए पोलिंग तुरंत तौर से मुकम्मल, तकरीबन 98% वोट डाले गए। इस खबर को रोजनामा इनकलाब और मिलाप ने भी शाया किया है। वोटों की गिनती 7 अप्रैल को होगी। जबकि रोजनामा अखबार मशरिक ने एक अहम खबर को उजागर किया है जिसकी सुर्खी है मरकजी यूनिवर्सिटियों में दाखिला अब रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल से शुरू होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा ने शिनाख्त से मुताल्लिक फौजदारी तरीक़ेकार बिल 2022 को मंजूरी दे दी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इसके बेजा इस्तेमाल के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को आज 6 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 1,33,000 से ज्यादा मुताल्लिक़ अफराद के लिए 30,160 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कर्जे मंजूर किए गए। पाकिस्तान के सुबुकदोश होने वाले वजीर आजम इमरान खान ने निगरां वजीर आजम के ओहदे के लिए साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ किया है। श्रीलंका की अपोजिशन ने इत्तेहाद की सरकार के लिए सदर गोटाबाया राजपक्सा की पेशकश मुस्तरद कर दी है। एचडीएफसी बैंक के साथ एचडीएफसी लिमिटेड के जम होने से मुल्क में तीसरी सबसे बड़ी मालियत की कंपनी बन जाएगी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।